Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the 17th chapter from Home Science class 11th. And the name of this chapter is Care and Maintenance of Fabrics. And this video is going to be part 2 from this chapter. So part 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे कि कितने टाइप के स्टेन्स होते हैं और उनको कैसे रिमूव किया जाता है. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ डर्ट, द क्लीनिंग प्रोसेस, कि कैसे हम डर्ट को रिमूव करेंगे, कैसे कपड़े को क्लीन करेंगे. तो सबसे पहले ये देखो कि डर्ट जो है वो होती क्या है. तो डर्ट को हम ग्रीस के रूप में भी बोल सकते हैं. जब तेल वगैरह लग जाता है, चिकनाई लग जाती है कपड़े पे. ग्रीम एंड डस्ट जैम्ड बिटवीन द फैब्रिक स्ट्रक्चर, जब गंदगी जम जाती है फैब्रिक पे, फैब्रिक के स्ट्रक्चर के बीच में, तो उसको हम डर्ट बोलते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ डर्ट. तो दो तरह की डर्ट होती है. वन विच इज हेल्ड लूजली ऑन टू द फैब्रिक एंड कैन बी रिमूव ईजली, and the other which is held tightly by means of sweat and grease. देखो, जो पहले टाइप की डर्ट होती है वो धूल के रूप में होती है, जो फैब्रिक के ऊपर ऊपर होती है, जिसको आराम से हम रिमूव कर सकते हैं. लेकिन जो दूसरे टाइप की डर्ट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली कपड़ों को जकड़ लेती है. जैसे हमारा पसीना हो गया, चिकनाई हो गई, तो इनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. जो लूज डर्ट होती है ना, वो सिंपली अगर हम कपड़े को झाड़ दें ब्रश से तो वो साफ़ हो जाती है, या हम कपड़े को पानी में डुबो दें, पानी से धो दें, तभी भी वो साफ़ हो जाती है, क्योंकि वो कपड़े के ऊपरी लेयर पे खाली होती है. लेकिन जो दूसरे टाइप की डर्ट होती है, जो कि कपड़े के अंदर चली गई होती है, जो ग्रीस या स्वेट के फॉर्म में होती है, वो जो है आसानी से साफ़ नहीं होती. इसके लिए क्या करना पड़ता है, रीएजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, जो क्या करे, ग्रीस को लूज़ करे और फिर वो साफ़ हो पाए. देयर आर 3 मेन मैथड ऑफ रिमूविंग ग्रीस. तो ग्रीस को रिमूव करने के 3 मेन मैथड हैं. पहला तो है बाय द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का यूज़ किया जा सकता है, एब्जॉर्बेंट का यूज़ किया जा सकता है, या फिर इमल्सीफायर्स का भी यूज़ किया जा सकता है. When cleaning is done by solvent or absorbent, it is called dry cleaning. अब देखो, जो ड्राई क्लीनिंग होती है ना, वो क्या होती है, जब भी क्लीनिंग सॉल्वेंट और एब्जॉर्बेंट के माध्यम से की जाती है तो वो ड्राई क्लीनिंग कहलाती है. नॉर्मल क्लीनिंग, वॉशिंग इज डन इन वाटर विद द हेल्प ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट विच इमल्सिफाई द ग्रीस. अब देखो, जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है ना, उसमें हम पानी का यूज़ करते हैं, सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जिससे जो ग्रीस होती है वो क्या हो जाती है, इमल्सिफाई हो जाती है. इसका मतलब ग्रीस जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है. दिस इज देन रिंस्ड विथ वाटर, और फिर उसको पानी से क्या कर दिया जाता है, धो दिया जाता है. तो पहला चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि वाटर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एजेंट यूज्ड फॉर लॉन्ड्री वर्क. अगर लॉन्ड्री वर्क हो रहा है, कपड़े की धुलाई हो रही है, तो वाटर जो है सबसे वैल्यूएबल एजेंट है. और आप देखोगे कि वाटर और फैब्रिक के बीच में एक अलग तरीके का लगाव होता है. जब आप वाटर में कपड़े को भिगाते हो तो वाटर अपने आप कपड़े के अंदर चला जाता है और कपड़े को गीला करता है. पेडिसेस और द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स हेल्प टू मूव द नॉन ग्रीसी डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक. तो जब पानी कपड़े के अंदर जाता है तो जो नॉन ग्रीसी डर्ट होती है, जो धूल के रूप में कपड़े के ऊपर ऊपर रहती है, वो अपने आप कपड़े से रिमूव होने लगती है. वॉशिंग इन वाटर अलोन विथ एजिटेशन प्रोवाइडेड बाय हैंड और मशीन विल रिमूव सम लूज डर्ट एंड पार्टिकुलेट सॉइल्स. तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि अगर नॉर्मल पानी में भी हम कपड़े को धोएं, तभी भी जो लूज डर्ट होती है वो कपड़े से कुछ हद तक निकल जाती है. और जब हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पानी अच्छे से कपड़े के अंदर जाता है और उसकी जो पावर होती है डर्ट को साफ करने की, वो और अच्छी हो जाती है. इट इज़ फर्दर बेनिफिशियल व्हेन द डर्ट इज़ ग्रीसी. और जब डर्ट ग्रीसी हो, चिकनाई वाली हो, तब गर्म पानी ज़्यादा यूज़फुल होता है. हाउएवर वाटर एंड अलोन कैन नॉट रिमूव द डर्ट दैट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो खाली पानी
उस डर्ट को साफ नहीं कर सकता जो डर्ट वाटर सॉल्यूबल नहीं होती। तो खाली पानी से आप ग्रीसी डर्ट को साफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ग्रीस पानी में घुलता नहीं है। और इसके अलावा पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो डर्ट को दूर रख सके कपड़े से। वो ज़्यादा समय तक कपड़े को डर्ट से दूर नहीं रख सकता, डर्ट फिर से आके कपड़े पे जम सकती है। ठीक है। रीडिपोजिशन ऑफ डर्ट इज द मेजर कॉज ऑफ फैब्रिक ग्रेइंग ओवर रिपीटेड लॉन्ड्रिंग्स। तो जब बार बार धुलाई होती है ना, तो कपड़े देखते हो आप कि ग्रे हो जाते हैं, कपड़े मटमैले हो जाते हैं। तो रीज़न यही है कि बार बार कपड़ों पे डर्ट जो है जम जाती है। तो इसी वजह से जितनी बार हम धोते हैं कपड़े की कलर जो है वो खराब होती जाती है। तो डर्ट को रीडिपॉजिट होने से रोकना है, और वाटर में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डर्ट को रीडिपॉजिट होने से रोके। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में वो पावर होती है जिससे डर्ट जो है वापस कपड़े पे डिपॉजिट नहीं हो पाती। ठीक है। नेक्स्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनजिंग एजेंट्स यूज्ड इन लॉन्ड्री वर्क। तो आपको पता है लॉन्ड्री वर्क में सबसे ज़्यादा यूज सोप्स और डिटर्जेंट्स का ही होता है। सोप रिजल्ट फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन नेचुरल ऑयल्स और फैट्स एंड अल्कलाई। देखो जो सोप होता है ना, वो नेचुरल ऑयल, फैट्स और अल्कलाई से बनता है। इफ़ अल्कलाई इज यूज्ड इन एक्सेस इट इज़ रिलीज्ड व्हेन सोप इज़ यूज्ड ऑन द फैब्रिक। जब हम अल्कलाई का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं फैब्रिक पे अल्कलाई ज़्यादा हो जाती है, तो फिर सोप का यूज़ करके उस एक्स्ट्रा अल्कलाई को हटाया जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं, केमिकल को सिंथेसाइज करके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को बनाया जाता है। अब जो डिटर्जेंट और सोप्स है ना, ये दोनों पाउडर की फॉर्म में भी हमको मिल सकते हैं, फ्लेक, बार, लिक्विड, सभी फॉर्म में हमको मिल सकते हैं। अब किस टाइप का सोप और डिटर्जेंट आप यूज़ करोगे कपड़े पे, ये डिपेंड करता है कि कपड़ा किस फाइबर का बना है, कपड़े का कलर कैसा है, और कपड़े पे किस टाइप की डर्ट जमी है। Both soap and detergent share a critical chemical property. They are surface active agents or surfactants. तो दो सोप और डिटर्जेंट दोनों हैं, इनमें एक केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये क्या करते हैं, ये सरफेस को एक्टिव कर देते हैं, इसीलिए इनको सरफेक्टेंट्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये वाटर का जो सरफेस टेंशन है ना, उसको कम कर देते हैं। By reducing this effect, water soaks more easily in clothes and remove stains and dirt faster. तो जब ये सर्फेक्टेंट्स को मिलाया जाता है पानी में, तो पानी क्या होता है, इजीली कपड़ों के अंदर चला जाता है और स्टेन्स को, डर्ट्स को आराम से रिमूव कर देता है। सर्फेक्टेंट्स एंड अदर ingredients in laundry detergents also work to keep the removed soil suspended in the wash water, so they do not redeposit onto the clean fabrics. तो जो ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं या अदर इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि लॉन्ड्री के समय यूज़ किए जाते हैं, ये कपड़े को साफ भी करते हैं, साथ ही साथ कपड़े को दोबारा गंदगी जमने से रोकते हैं। मतलब जो गंदगी होती है ना, एक बार निकल के दोबारा कपड़ों पे जम नहीं पाती इन सर्फेक्टेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से जो फैब्रिक होते हैं वो मटमैले नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि वापस से डर्ट उस पर डिपॉजिट नहीं हो पाती। डर्ट एक बार निकल गई तो फिर वो पानी में रहती है, कपड़े पे दोबारा चिपक नहीं पाती। देयर आर सम डिफरेंसेस इन सोप एंड डिटर्जेंट। अब सोप और डिटर्जेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं। सोप possess a number of qualities that make them preferable to detergent. सोप में कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। As mentioned earlier, they are natural product and less harmful to the skin and environment. तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं सोप, इसी वजह से ये हमारे स्किन और इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। सोप आर biodegradable and do not create pollution in our river and streams. तो सोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये नहरों को, नदियों को पोल्यूटेड नहीं करते। ठीक है। On the other hand, soap is not effective in hard water, which results in wastage. लेकिन
एक कमी है सोप के अंदर कि वो हार्ड वाटर में उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर बर्बाद हो जाता है। अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ सोप is that it is less powerful than synthetic detergent and tends to lose its cleaning power over time. एक और जो कमी है सोप की वो ये है कि ये सिंथेटिक डिटर्जेंट से कम पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इसकी क्लीनिंग पावर जो है कम हो जाती है। एन एडेड बेनिफिट ऑफ डिटर्जेंट इज दैट दे कैन बी स्पेसिफिकली engineered for each cleaning task and for use in different type of washing machines। और डिटर्जेंट के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि ये स्पेशली क्लीनिंग टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप की वॉशिंग मशीन में भी आराम से यूज़ हो जाते हैं। सोप को हम वॉशिंग मशीन में यूज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। अब है मेथड ऑफ वॉशिंग। Once the soap or detergent has emulsified the grease holding the dirt, it has to be held in suspension till it is rinsed out। तो देखो, एक बार अब क्या कर दिया, सोप और डिटर्जेंट ने अपना काम कर दिया, डर्ट को उसने कपड़े से हटा दिया। अब डर्ट को कपड़े से अलग करके दूर रखने का काम हम वॉशिंग के मेथड से करते हैं। सम पार्ट ऑफ द फैब्रिक में हैव डर्ट विच इज क्लोजली adhering टू द फैब्रिक। तो कुछ डिटर्जेंट यूज़ करने के बाद भी हो सकता है कुछ पार्ट्स पे डर्ट बैठी हो जो एकदम से कपड़े से चिपक गई हो, तो उसको भी अलग करना ज़रूरी है। द मैथड्स एम्प्लॉयड फॉर वॉशिंग असिस्ट इन दीज टू टास्क, disassociating the dirt adhering to the fabric and holding it in suspension। तो देखो, अब जो ये वॉशिंग मेथड होता है ना, इसमें दो टास्क किए जाते हैं। पहला तो ये कि जो डर्ट रह गई है कपड़े पे चिपकी हुई उसको हटाना, दूसरा जो हटी हुई डर्ट है उसको दूर रखना कपड़े से कि वापस वो कपड़े पे आके चिपक ना पाए। द मेथड सेलेक्टेड डिपेंड्स ऑन द फाइबर कंटेंट। अब कैसा वॉशिंग मेथड आप यूज़ करोगे ये फाइबर पे ही डिपेंड करता है कि किस टाइप का फाइबर है कपड़े का यान जो है वो किस टाइप का है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, और जो वेट है कपड़े का वो कैसा है, ठीक है। जो कपड़ा हम धोने जा रहे हैं वो कैसा है, उसका वेट कैसा है, उसका साइज कैसा है, सबको ध्यान में रख के वॉशिंग की जाती है। द मेथड ऑफ वॉशिंग आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कितने टाइप की वॉशिंग के मेथड होते हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहला है फ्रिक्शन वॉशिंग, दूसरा है नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, तीसरा है सक्शन, चौथा है वॉशिंग बाय मशीन। तो इसमें हम इन सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथड। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन मैथड है। दिस मैथड ऑफ क्लीनिंग इज सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फैब्रिक लाइक कॉटन्स। तो ये जो फ्रिक्शन का मैथड है ये स्ट्रॉन्ग फैब्रिक्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कॉटन हो गया। फ्रिक्शन में बी कॉज्ड बाय रबिंग वन पार्ट ऑफ द गारमेंट अगेंस्ट अनदर पार्ट ऑफ द गारमेंट विद हैंड्स। जो हाथ में लेके हम कपड़े को आपस में रगड़ते हैं ना, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। Alternately, using a brush over the dirty part kept on the palm of the hand or on a scrubbing board, if the article is big, are also examples of friction washing। तो अगर कपड़ा बहुत बड़ा है तो ब्रश वगैरह से हम उसको रगड़ते हैं, तो ये सब भी फ्रिक्शन वॉशिंग में आ जाता है। Friction is not applied on delicate fabric like silk and wool and on surface like piled, looped और embroidery। तो देखो, ये जो फ्रिक्शन है ना ये खाली स्ट्रॉन्ग फैब्रिक्स पे की जाती है। जो डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं, कमज़ोर फैब्रिक होते हैं, जैसे उल हो गया, सिल्क हो गया, तो इन पे हम इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी है, अगर कपड़े, अच्छा हाँ, अगर ऐसे कपड़े हैं जिन पे एम्ब्रॉयडरी की गई है वहाँ पे भी हम फ्रिक्शन मेथड का यूज़ नहीं करते। अगर पाइल मेथड से कपड़े की बुनाई की गई है, कपड़े पे ऐसे उभरे हुए होते हैं ना, कभी कभी धागे हैं, रोएन हैं, तो कपड़े के रोएं खराब हो जाते हैं अगर हम फ्रिक्शन का यूज़ करेंगे तो, ठीक है। सेकेंड मेथड है नीडिंग एंड स्क्वीजिंग।
As the name suggests, this method involves gently rubbing with hand of the article in soap solution. तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, जेंटली रब किया जाता है। फ्रिक्शन की तरह बहुत तेज इस पे ब्रश से हम यूज नहीं करते, ब्रश का यूज नहीं करते इसमें हम इसको रगड़ने के लिए। हाँ, आराम से हाथ से ही कपड़े को रगड़ा जाता है सोप के सोल्यूशन में। सिंस द प्रेशर अप्लाइड in this is very low, it does not harm the texture, color और वीव ऑफ द फैब्रिक। तो बहुत ही धीरे धीरे इसको रब किया जाता है, इसकी वजह से जो कपड़े का टेक्सचर, कलर है, बुनाई है, वो खराब नहीं होती। दस द मैथड कैन बी ईजिली यूज टू क्लीन डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक वुल, सिल्क, रेयॉन एंड कलर्ड फैब्रिक्स। तो जो नाजुक फैब्रिक्स होते हैं जैसे वुल हो गया, सिल्क हो गया, रेयॉन हो गया, कलर्ड फैब्रिक हो गया, इन की जो सफाई होती है वो इस मेथड से होती है। दिस मैथड वुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर हैविली सॉइल्ड आर्टिकल। बहुत ज़्यादा जो गंदे कपड़े हैं उसके लिए ये मैथड यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सक्शन वॉशिंग। इसमें क्या होता है, दिस मैथड इज यूज फॉर आर्टिकल लाइक towels where brush cannot be used and when it is too big or heavy to be handled by kneading and squeezing techniques। देखो कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है, जिसपे हम ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते। जो जैसे कि टॉवल्स जो हमारी होती हैं, तौलिया होता है, उस पर पाइल निकली होती है, पाइल वाली बुनाई होती है ना, तो उस पर हम ब्रश तो चला नहीं सकते क्योंकि वो सारे रोएं खराब हो जाएंगे और ये थोड़ा सा भारी होता है, इसी वजह से नीडिंग और स्क्वीजिंग का भी यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ये जो ऊपर के दोनों मेथड हमने पढ़े ना, फ्रिक्शन और नीडिंग, ये हम इसमें यूज नहीं कर सकते। द आर्टिकल इज प्लेस्ड इन सोप सोल्यूशन इन अ टब एंड द सक्शन वॉशर इज प्रेस्ड डाउन एंड लिफ्टेड रिपीटेडली। अब जो कपड़ा या आर्टिकल होता है उसको हम क्या करते हैं, सोप के सॉल्यूशन में किसी बड़े से टब में भिगा देते हैं और फिर सक्शन वॉशर को उस पर प्रेस करते हैं और उठाते हैं, जिससे क्या होता है, जो गंदगी होती है उसको ये जो सक्शन वॉशर है सक कर लेता है, चूस लेता है। द वैक्यूम क्रिएटेड बाय प्रेसिंग लूजन डर्ट पार्टिकल्स। तो जो ये प्रेस किया जाता है ना सक्शन वॉशर को, जिससे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और ये जो वैक्यूम होता है ये क्या करता है, डर्ट पार्टिकल्स को लूज करता है। ठीक है, जिससे गंदगी साफ हो जाती है। फोर्थ है मशीन वॉशिंग। वॉशिंग मशीन is a labor saving device especially useful for large institutions like hotel and hospitals। तो वॉशिंग मशीन आपको पता है लेबर सेविंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे होटल, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। दीज डेज अ वेराइटी ऑफ वॉशिंग मशीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बाय डिफरेंट कंपनीज। आपको पता है तरह तरह की वॉशिंग मशीन्स मिल रही हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड ईच इज़ द सेम। और जितने भी टाइप की वॉशिंग मशीन क्यों ना हो, सबके पीछे का जो सिद्धांत है वो सेम ही है और वो ये है कि जो मेहनत है उसको बचाना। दिस इज टू क्रिएट एजिटेशन इन क्लोथ्स टू लूजन द डर्ट। ये क्या करता है, क्लोथ्स के बीच में एक एजिटेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से गंदगी जो होती है वो लूज होके कपड़े से हट जाती है। फॉर वॉशिंग इन दीज मशीन्स प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ either the tub in the machine or a central rod attached to the machine। तो ये जो वॉशिंग मशीन की में जो प्रेशर बनता है जिससे सफाई होती है, वो प्रेशर कहाँ से बनता है, या तो जो वॉशिंग मशीन में टब होता है उसका मूवमेंट इस तरह से होता है जिसकी वजह से सफाई होती है, या फिर मशीन के सेंटर में एक रॉड लगा होता है जिसकी वजह से वो रॉड प्रेशर बनाता है और कपड़े की सफाई होती है। द वॉशिंग टाइम वेरीज विथ टाइप ऑफ फैब्रिक्स एंड अमाउंट ऑफ सॉइलिंग। तो कपड़े का टाइप कैसा है, कितनी ज़्यादा गंदगी कपड़े पे है, इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, जितना मोटा कपड़ा होगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। वॉशिंग मशीन कैन बी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक। तो वॉशिंग मशीन कैसी भी हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है, सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती है और फुली ऑटोमेटिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे वॉशिंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फिनिशिंग प्रोसेस। आफ्टर वॉशिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिंस द आर्टिकल इन क्लीन वाटर टिल it is absolutely free of detergent और सोप। तो वॉशिंग के बाद
ये ज़रूरी है कि कपड़े को पानी में अच्छे से धोया जाए ताकि जो सोप और डिटर्जेंट लगा है कपड़े में वो साफ हो जाए. वेरी ऑफन इन द लास्ट rinse some other reagents are added which can help to restore the freshness or brightness of the fabric. कभी कभी ये होता है कि लास्ट में जो रिंजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस समय क्या होता है कि हम कुछ रीएजेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि जो कपड़े की फ्रेशनेस और ब्राइटनेस है वो बनी रहे. अदर रीएजेंट्स में ऐड टू द बॉडी ऑफ द फैब्रिक एंड इम्प्रूव द इट्स स्टिफनेस और क्रिस्पनेस. देखो, जो क्रिस्पी होता है ना कपड़ा, थोड़ा सा जैसे सिल्क विल्क होता है, तो सिल्क में क्या होता है, क्रिस्पनेस होती है अलग तरह की, वो थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा कपड़ा होता है. तो ये जो क्रिस्पनेस है, ये जो स्टिफनेस है, इसको बनाए रखने के लिए भी रीएजेंट्स का यूज़ होता है. तो कौन कौन से रीएजेंट्स हैं, कौन कौन से ब्राइटनर्स हैं, इन सब का यूज़ होता है वो हम देखेंगे. पहला है ब्लू एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर्स. You must have observed that with repeated use and washing, white cotton articles tend to lose their whiteness and become yellow in color. होता है ना कि बार बार सफ़ेद कपड़े को भी धो तो उसकी जो वाइटनेस है वो जाने लगती है और सफ़ेद कपड़ा येलो होने लगता है. तो उस समय हम ब्लूज़ का यूज़ करते हैं, कुछ ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का यूज़ करते हैं कपड़े की ब्राइटनिंग को बनाए रखने के लिए. In case of synthetic or manufactured fabrics and their blends, the discoloration is more towards gray. तो देखो, जो सिंथेटिक या मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक्स होते हैं वो क्या होता है कि वो ग्रे होने लगता है. ठीक है, तो बार बार धुलाई की वजह से उसका जो कलर है वो मटमैला होने लगता है. तो जो ब्लूज होते हैं ना, ये क्या करता है, ये येलोनेस को भी होने से रोकता है कि कपड़े पीले ना पड़े, साथ ही साथ ये वाइटनेस को भी बनाए रखता है, रीस्टोर करता है. दे कैन नॉट रेमेडी द ग्रेनेस, लेकिन ये ग्रेनेस को ख़त्म नहीं कर सकता, उसके लिए ये कोई उपचार नहीं कर सकता. ब्लू इज़ अवेलेबल इन द मार्केट as ultramarine blue in the form of a fine powdered pigment and as liquid chemical dye. तो जो ब्लूज़ होते हैं वो तरह तरह के होते हैं, जैसे अल्ट्रामरीन ब्लू हो गया, ये क्या होता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है और लिक्विड केमिकल डाई भी मिलता है. राइट अमाउंट ऑफ ब्लूइंग शुड बी यूज इन द लास्ट रिंस. तो जब लास्ट बार आप रिंस कर रहे हो कपड़े को तो उस समय हल्का सा ब्लू जो है यूज़ करो. ब्लू का राइट अमाउंट यूज़ करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नीला भी कपड़ा नहीं हो जाना चाहिए. द पाउडर ब्लू इज़ passed it with a little amount of water and then added to more water. तो जो पाउडर ब्लू है उसको पहले थोड़े से पानी में घोलना चाहिए, फिर उसको पूरे पानी में मिलाना चाहिए. The solution is used immediately as on staying this powder tends to settle at the bottom and would give patchy results. तो जैसे ही आपने ये पाउडर का घोल बनाया, पानी में डाला, आप तुरंत उसको यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो घोल पानी में रहेगा ना तो फिर वो पाउडर की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, बॉटम में जाके बैठने लगता है. फिर जब उस पानी में आप कपड़े धोगे, कपड़े को भिगाओगे, तो वो पैची सा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह नील का धब्बा पड़ जाएगा. लिक्विड ब्लूज आर ईजियर टू यूज़ एंड गिव मोर इवन रिजल्ट्स. लेकिन जो लिक्विड ब्लूज होते हैं ये यूज़ करने में भी इजी होता है इनको, और साथ ही साथ ये रिजल्ट्स भी अच्छा देते हैं. इसमें वो जो पैची रिजल्ट है ना वो नहीं आता, धब्बे नहीं बनते. केयर शुड बी टेकन टू सी दैट ब्लू इज अप्लाइड टू द फैब्रिक इन अ thoroughly wet condition which is free of folds and wringing. तो जब भी कपड़ा आप ब्लू में डाल रहे हो उस समय आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है कहीं से मुड़ा ना हो. कपड़े को अच्छे से गीला कर लो, मतलब गीला तो कपड़ा रहेगा ही क्योंकि आपने उसको धोया है, उसकी जो सिकुड़न है उसको हटा लो, फिर उसको कपड़े को ब्लू में डालो. Move the article in the blue solution for a short duration, remove the excess moisture and place it for drying. तो जो ब्लू का सोल्यूशन है उसमें अच्छे से कपड़े को मूव करो ताकि पूरे कपड़े पे हर तरफ ब्लू लग जाए, और फिर उसको उसका जो पानी है उसको निचोड़ के उसको किसी प्लेस पे रख दो सूखने के लिए. अब ये जो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स या फ्लोरोसेंट्स होते हैं, ये एक तरह के ब्राइटनर्स होते हैं जो कपड़ों में चमक लाते हैं. अब
ये ज़रूरी नहीं कि ये सफ़ेद कपड़ों पे ही यूज़ किए जाए, कलरफुल कपड़ों पे भी इनका यूज़ हो सकता है। ये कलरफुल कपड़ों में भी चमक लाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कपड़े का पीलापन कम करते हैं, और जो बार बार धोते रहने से कपड़ों में ग्रेनेस आ जाती है ना, तो उसको भी ये कम करते हैं, और कपड़े की जो चमक है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, और देखो लिखा है ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज वाइटनर्स। इनको कभी कभी हम वाइटनर्स भी बोलते हैं। क्यों वाइटनर्स बोलते हैं? क्योंकि ये सब कपड़ों में चमक लाते हैं, सफ़ेदी लाते हैं। However, they cannot destroy a color and therefore should not be confused with bleaching. देखो ब्लीचिंग में क्या होता है कि कपड़े का जो कलर होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स होते हैं ये कपड़े के कलर को ख़राब नहीं करते, इसीलिए इनको ब्लीच नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टार्चेस एंड स्टिफनिंग एजेंट्स। जो स्टार्च होता है उसका क्या काम होता है? वो कपड़े को कड़ा करता है ना, कपड़े में जो गैप आ गया रहता है कपड़े के धागों के बीच में, स्टार्च उसको भरता है, इसीलिए इसको स्टिफनिंग एजेंट भी बोलते हैं। Repeated launderings cause loss to body of the fabric which also loses its gloss and shine. देखो जब बार बार कपड़े को धुलते रहते हैं हम, तो कपड़े की जो शाइन है ना वो ख़त्म होने लगती है, और कपड़े का जो बॉडी है वो भी ख़राब होने लगता है। ठीक है, फैब्रिक ख़राब होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। स्टार्चिंग और यूज़ ऑफ स्टिफनिंग एजेंट्स इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक टू मेक द फैब्रिक फॉर्म स्मूथ एंड शाइनी। तो जो स्टार्चिंग होती है ना उससे क्या होता है, कपड़ा जो है वो कड़ा भी होता है, मतलब मजबूत होता है, स्मूथ भी हो जाता है और शाइनी भी हो जाता है। ठीक है, this finish not only enhances appearance and texture but also prevents direct contact of dirt with the fabric. तो ये जो स्टार्चिंग है उससे कपड़े का टेक्सचर तो अच्छा होता ही है, कपड़ा देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ स्टार्चिंग क्या करती है, कपड़े में धूल जाने से रोकती है। ठीक है, एक लेयर बना देती है कपड़े पे जिससे धूल कपड़े के अंदर नहीं जा पाती। Starching also makes the subsequent washing easier as dirt clings to starch rather than टू द फैब्रिक। अब स्टार्चिंग से क्या होता है कि वॉशिंग भी इजी हो जाती है, क्योंकि धूल तो कपड़े के अंदर जा नहीं पाती, ऊपर ऊपर ही रह जाती है, तो आराम से उसको धुल के साफ किया जा सकता है। स्टिफनिंग एजेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर ईदर प्लांट्स और एनिमल। तो ये जो स्टिफनिंग एजेंट्स है ना ये नेचर से लिए जाते हैं, चाहे प्लांट से लिए जाएं चाहे एनिमल से लिए जाएं। The most common stiffening agents are starch, gum acacia, borax and gelatin. तो देखो जो सबसे कॉमन स्टिफनिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्टार्च हो गया, बबूल का जो गोंद होता है वो हो गया, बोराक्स हो गया और जिलेटिन। अब हम सबसे पहले स्टार्च की बात करेंगे कि स्टार्च क्या होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हीट, राइस, अरारोट, टैपियोका एक्सेट्रा। तो ये कहाँ से मिलता है हमें? मैदे से मिलता है, व्हीट से मिलता है, राइस से मिलता है, अरारोट से मिलता है, और टैपियोका से ये स्टार्च मिलता है। दे आर अवेलेबल पाउडर फॉर्म इन द मार्केट एंड हैव टू बी कुक्ड बिफोर यूज़। तो ये जो है पाउडर की फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं, और इनको जो है यूज़ करने से पहले थोड़ा सा कुक किया जाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टार्च डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द फैब्रिक टू बी स्टार्च्ड। तो स्टार्च की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है ये डिपेंड करेगा फैब्रिक की थिकनेस पे, मतलब फैब्रिक जितना मोटा है उस हिसाब से ही स्टार्च की कंसिस्टेंसी रहेगी। एज अ स्टिफनिंग एजेंट इट इज़ यूज ओनली फॉर कॉटन एंड लिनन। देखो अगर स्टिफनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करना है तो ये सबसे ज़्यादा कॉटन और लिनन पे इस्तेमाल होता है। थिक कॉटन नीडेड लाइट स्टार्चिंग वाइल थिन फैब्रिक नीडेड हैवी स्टार्चिंग। देखो जो मोटा कॉटन है उसको लाइट स्टार्चिंग की ज़रूरत होती है, और जो पतला कॉटन होता है उसको हैवी स्टार्चिंग की ज़रूरत होती है। Commercially prepared starches available in the market are easy to use and do not necessarily require hot water for preparation. तो देखो जो starches यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, मार्केट में बनाए जाते हैं, स्पेशली कपड़ों के लिए ही बनाए जाते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं करना पड़ता कि इसको हॉट वाटर में मिलाओ फिर यूज़ करो, उसको आप डायरेक्ट कपड़ों पे यूज़ कर सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, स्टार्च हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे गम अकेजिया की। ठीक है,
जिसको हम गम अरेबिक भी बोलते हैं, जो बबूल के पेड़ से गोंद मिलता है ना, उसकी बात हो रही है। इट इज़ अ नेचुरल गम obtained फ्रॉम द अकेजिया प्लांट बबूल ट्री विच इज़ अवेलेबल इन ग्रैनुलेटेड लम्ब्स। तो ये जो गोंद मिलता है बबूल के पेड़ से, ये जो होता है ये लम्ब्स के रूप में रहता है, मतलब दानेदार गांठें उसमें रहती हैं। अब उसको वैसे ही आप कपड़े पे यूज़ तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस गोंद को रात भर पानी में भिगा के रखा जाता है और फिर इसको छान लिया जाता है, ताकि ये जो लम्ब्स है ना ये ख़त्म हो सके और अच्छा सा एक स्मूथ सोल्यूशन मिल सके जिसको आप कपड़े पे अप्लाई करोगे। दिस गिव्स ओनली लाइट स्टिफनिंग विच इज़ मोर इन नेचर ऑफ क्रिस्पनेस। तो इससे क्या होती है, एक लाइट स्टिफनिंग मिलती है, मतलब बहुत ही पतली सी स्टिफनिंग होती है कपड़ों में, और जिससे क्या होता है, जिससे एक नेचुरल कड़ापन आता है, क्रिस्पनेस आती है कपड़े में। इट इज़ यूज फॉर सिल्क, वेरी फाइन कॉटन्स, रेयॉन्स एंड सिल्क एंड कॉटन ब्लेंड्स। तो ये किन कपड़ों पे यूज़ होता है, सिल्क के कपड़ों पे यूज़ होता है, जो बहुत ही फाइन पतले कॉटन होते हैं उन पे यूज़ होता है, रेयॉन्स पे भी यूज़ होता है, और जब सिल्क और कॉटन को मिला के कोई फैब्रिक बनाया जाता है तो उस पर भी ये यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिलेटिन। जिलेटिन इज ईजी टू मेक एंड यूज बट इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर हैंडमेड स्टार्चेस। तो देखो ये जो है ना, ये यूज़ करने में तो ईजी होता है, अच्छा भी होता है, आसानी से मिल भी जाता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है अदर स्टार्चेस की तुलना में। अब बात करेंगे बोराक्स की। इट इज़ नॉट रियली अ स्टार्च बट द एडिशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी इन द स्टार्च सोल्यूशन हेल्प्स टू इम्प्रूव इट्स स्टिफनिंग एक्शन। तो जो बोराक्स है ना, ये कोई स्टार्च नहीं है, लेकिन इसको स्टार्च के सोल्यूशन में मिलाया जाता है ताकि स्टार्च की जो स्टिफनिंग एक्शन है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके और बेहतर हो सके। When the fabric is ironed after starching, borax melts and form a thin film on the surface of the fabric. अब देखो होता क्या है कि ये जो बोराक्स वाला स्टार्च होता है, इसको आपने जब कपड़े पे लगाया, उसके बाद कपड़े को जब आप आयरन करोगे ना, तो ये जो बोराक्स है ये मेल्ट होने लगेगा और कपड़े पे एक पतली सी लेयर बना देगा। ठीक है, जिससे कपड़ा क्या होने लगेगा, अच्छा दिखेगा, दिखेगा भी अच्छा। दिस इज वाटर रेपेलेंट इन नेचर एंड डज मेंटेन द क्रिस्पनेस इन इवन इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। अब ये जो बोराक्स होता है ना, ये क्या होता है, ये जो एक पतली सी लेयर बना देता है फैब्रिक पे, ये कैसी होती है, वाटर रेपेलेंट होती है, जिसकी वजह से जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी ये कपड़े की क्रिस्पनेस को क्या करता है, मेंटेन करता है, कपड़े को नरम नहीं होने देता। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टिफनिंग एजेंट डिपेंड ऑन द फाइबर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक यूज ऑफ द आर्टिकल। अब कैसा स्टिफनिंग एजेंट आप यूज़ करोगे, ये डिपेंड करता है फाइबर के कंटेंट पे और आर्टिकल पे भी, कि किस तरह आर्टिकल का यूज़ क्या है, क्यों आप वो आर्टिकल, वो पर्टिकुलर कपड़ा यूज़ कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। फॉर पर्सनल क्लोथिंग इट इज़ ऑफन द यूजर्स चॉइस एज वेल। और ये जो होता है ना, ये एक पर्सन की चॉइस पे भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि सबको स्टार्च वाला कपड़ा या स्टिफनिंग वाला कपड़ा पसंद आए। Care has to be taken when applying the starch solution that the correct consistency of the starch is taken and the fabric is in a thoroughly wet but not dripping condition। अब देखो, जब भी आप स्टिफनिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टार्च वाला सोल्यूशन है ना, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम करेक्ट होनी चाहिए कपड़े के हिसाब से, और कपड़ा जो है पूरी तरह से गीला होना चाहिए, मतलब गीला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो। ठीक, तो गीला कपड़ा होना चाहिए। द फैब्रिक इज नीडेड वेल इन द सोल्यूशन, एक्सेस स्क्वीज्ड आउट एंड ड्राइड। तो अब जब ये सोल्यूशन बन जाता है स्टार्च वाला, तो फैब्रिक को उसमें अच्छे से घोला जाता है, उसमें नीड किया जाता है, कपड़े को डुबाया जाता है, और फिर जो एक्सेस स्टार्च होता है उसको इसमें से स्क्वीज आउट करके कपड़े को सुखा लिया जाता है। When starching dark colored cottons, a small amount of blue or
tea concoction can be added to the starch solution so that it does not show up as white patches. तो देखो, जब भी डार्क कलर के कॉटन के कपड़ों पे स्टार्चिंग की जाती है तो उसमें थोड़ा सा ब्लू या टी का मिश्रण मिला दिया जाता है, ठीक है। मतलब स्टार्च में थोड़ा सा ब्लू या टी मिला दी जाती है, जिससे क्या हो, जो स्टार्च का सोल्यूशन है ना, वो कपड़े पे अच्छे से लग जाए और कपड़े पे वाइट पैचेस ना हो, ठीक है। क्योंकि स्टार्च क्या करता है, कपड़े को थोड़ी सी वाइटनिंग भी कपड़े में ला देता है, और अगर कलर्ड कपड़ों पे ये वाइटनिंग आ जाएगी तो वाइट वाइट पैचेस दिखेंगे, कपड़े पे धब्बे दिखेंगे। तो इन धब्बों से बचने के लिए या तो थोड़ा सा ब्लू या टी मिला दिया जाता है स्टार्च के सोल्यूशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है ड्राइंग। अब जब स्टार्च हो गया, कपड़े को आपने स्टिफनिंग कर ली, तो आप उसको कैसे सुखाओगे? आफ्टर द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, ब्लूड एंड स्टार्च्ड, दे हैव टू बी ड्राइड बिफोर दे कैन बी आयरन्ड और स्टोर्ड। अब देखो, आपका कपड़ा धुल गया, उसको अच्छे से आपने स्टार्च भी कर दिया, अब उसको आपको सुखाना है, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ ड्राइंग इज टू हैंग द फैब्रिक आउटसाइड इन द सन विद द रॉन्ग साइड फेसिंग आउट। तो सबसे बेस्ट तरीका सुखाने का क्या होता है कि धूप में ले जाके कपड़े को उल्टा करके रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मतलब लटका दो कपड़े को। सन नॉट ओनली ड्राइज द क्लोथ फास्टर बट ऑल्सो acts as an antiseptic and also as a bleaching agent फॉर वाइट फैब्रिक्स। तो सन खाली कपड़े को सुखाता ही नहीं है, बल्कि वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। मतलब कपड़े में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो भी सूरज की रोशनी में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और सन जो है वाइट फैब्रिक्स के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह भी काम करता है, कि मान लो सफ़ेद कपड़ों पे कोई अगर दाग लग भी गया है तो थोड़ा मोड़ा वो सन की रोशनी में भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक सिल्क एंड वुलन कैन नॉट बी हंग फॉर टू लॉन्ग इन द सन एज अ स्ट्रॉन्ग सनलाइट डैमेज दीज फैब्रिक। अब देखो, जो बहुत ज़्यादा नाजुक फैब्रिक्स हैं, जैसे सिल्क हो गया, वुलन्स हो गए, इनको आप बहुत लंबे समय तक सूरज में लटका के नहीं रख सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनको जो है आपको थोड़ा सा कम सनलाइट में रखना है, कि ज़्यादा सनलाइट इनको ना मिले, क्योंकि क्या कपड़ा क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स लूज देयर स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, ये भी जब लाइट में जाते हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ी सी लूज हो जाती है। दीज फैब्रिक्स ऑल्सो टेंड टू टर्न येलो विच इज़ इरिवर्सिबल। अब देखो, जब फैब्रिक, ये जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं, इनको जब सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो इनमें थोड़ा सा पीलापन भी आ सकता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप फिर इस पीलेपन को ख़त्म नहीं कर सकते। सो इट इज़ बेस्ट टू ड्राई दीज फैब्रिक इंडोर्स। तो इसी वजह से ये जो सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं, इनको आप क्या करो, इंडोर में सुखाओ, मतलब घर के अंदर ही सुखाओ, सूरज की रोशनी में मत सुखाओ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयरनिंग। कपड़ा आपका सूख गया, अब आप उसको आयरनिंग कैसे करोगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।